नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है, देख ही रहे हैं, लुसेंट जीके बुक पढ़ना कैसे है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आज के समय में जितने भी कंपटीशन के छात्र हैं उन सब के मन में एक यही सवाल रहता है हमेशा कि हमारा अगर जीके कंफर्म अगर हम उसको कंप्लीट कर ले अच्छे से तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम जीके में मतलब सिक्योर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया भी था कि आज मैं इसका वीडियो लेके आऊँगा डिटेल रूप में। और देखिए, हम लोग की जो सफलता है आज के डेट में, हम लुसेंट पढ़ के ही बहुत सारे एग्जामिनेशन को मैंने क्रैक किया था। ऑलमोस्ट मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन थे, मुझे लगता है कि हम सारे एग्जामिनेशन, यहाँ तक कि एक बीपीएससी का प्री भी जो मैंने क्वालिफाई किया था बस लुसेंट जी के मतलब उससे मतलब ज़्यादा मतलब उसमें कवर कर मतलब उसके क्वेश्चंस को ज़्यादा कवर किया था। इसलिए हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जीके का रोल जो है लुसेंट एक बहुत अच्छा प्ले करता है। तो सारे आदमी के मन में यही रहता है कि लुसेंट सब मार्केट से सारे लोग खरीद लेते हैं, लेकिन उसको चूंकि पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि एक तो डिस्क्रिप्टिव होता है, तो कितने लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के बाद सवाल को पिकअप नहीं कर पाते हैं। तो उनके उसके पीछे भी रीजन है कि आप जो है सीक्वेंस से अगर पढ़ते रहेंगे रैंडमली, एक बार अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही जा रहे हैं, तो फिर अब क्या होगा, जब 2 पन्ना पढ़ लेंगे तो फर्स्ट पेज या उससे पहले वाले पेज जो है आपके माइंड से फिर निकलते चल जाएंगे। तो आज का जो समय है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का अगर जीके का अगर खास करके आप बात अगर करते हैं तो आपको उसमें क्या होगा, तुलनात्मक विधि से पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि इस ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हम पढ़ते जा रहे हैं, मतलब उसको तुलना करना पड़ेगा। यानी कि अगर राष्ट्रपति का शासन, राष्ट्रपति के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके कोरोस्पोंडेंस आप लोग क्या जानते हैं, राष्ट्रपति की कोरोस्पोंडेंस में काम कौन करता है राज्य में। अगर सेंट्रल में राष्ट्रपति कार्य करते हैं तो उसके सीक्वेंस में ठीक स्टेट में राज्यपाल काम करते हैं। तो वो दोनों को सीक्वेंस को अगर आप एक साथ लेकर चलेंगे तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन को पिक करने में आपको आसानी होगा। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे कि राष्ट्रपति हम पहले पढ़ लेते हैं एक लाइन से पूरा, जब पूरा खत्म होगा तो फिर हम राज्यपाल पढ़ेंगे, तो ये 100% श्योरिटी होती है कि आप राज्यपाल के क्वेश्चन के आंसर में राष्ट्रपति का आंसर दे देंगे और राष्ट्रपति वाले क्वेश्चन में राज्यपाल का। हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी। तो इससे रिलेटेड, ये तो मैं पॉलिटी की बात किया, उसी से रिलेटेड हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में क्या होता है, सबसे पहला जो अध्याय स्टार्टिंग उसका जो है प्राचीन जो भी शुरू होता है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक, सिंधु घाटी, वो मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। और उसके बाद का जो और पिक समय शुरू होता है, दिल्ली सल्तनत हो गया, आपका मुगल काल हो गया। सब लोग बोलते हैं कि बाबर का बेटा कौन है, अकबर का बेटा कौन है, उसी में हमको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये सब समस्या सभी के साथ रहती है, मतलब ऐसा कोई नहीं है। तो उसको भी हम कैसे फिल कर सकते हैं, उसका भी एक तरीका है कि भाई आप जो है पहले दिल्ली सल्तनत पढ़िएगा, फिर 1857 की क्रांति पढ़िए, मतलब जो आपको हो सकता है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आपको भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा कि कैसे होता था संघर्ष। तो उसका एक तरीका होता है कि उसी अनुसार आपको पढ़ना होगा। फिर ज्योग्राफी में उसी तरह थी, इसको मैं डिटेल से इसी में चर्चा कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि अभी आप लोग जो है पॉलिटी से मैं शुरू इसलिए करता हूँ क्योंकि खास करके मेरा ये पसंदीदा रहा है, तो मुझे इसको पढ़ने में मन भी लगता है और इसको मैं बहुत ईजिली समझ पाता हूँ। और आप लोग कैसे पढ़ते हैं आप लोग भी अपना कमेंट में बताइएगा। और मैं जो आज विधि बता रहा हूँ कि आप लोग को इसमें ये कारगर होगा या नहीं, या फिर अगर ऐसे पढ़ के हमको बताइएगा कैसा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये विधि सबसे दी बेस्ट है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लोग पास करते हैं सक्सेसफुल आदमी, वो इसी तरह से पढ़ते हैं। ये आपको एग्जामिनेशन में 100% सिक्योर मतलब सफलता दिलाएंगे। तो जैसे अभी हम एक उदाहरण के तौर पर लिए हैं, ये डिटेल नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए कि लुसेंट को आप कैसे कवर कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एक लिया यहाँ पर पॉलिटी वाले सेक्शन से कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, इसी को मैं तुलना करके बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति का अगर हम बात करेंगे कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसका जो है किस अनुच्छेद में दिया गया था, अनुच्छेद 52 में है। उसी के कोरस्पोंडेंस जब हम राज्य में, जैसे कि राष्ट्रपति क्या है, केंद्र में प्रशासनिक प्रमुख होता है, उसी तरह से राज्य में राज्यपाल होता है प्रशासनिक प्रमुख। तो ये क्या होगा कि राष्ट्रपति केंद्र में राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 में है। उसी प्रकार राज्यपाल राज्य में जो है शासन प्रमुख होगा, वो अनुच्छेद 153 में है। तो आपके मन में जब इसके योग्यता से रिलेटेड बात आएगी तो आप जब पढ़िएगा कि इनकी योग्यता क्या है, 35 वर्ष इसकी उम्र हो, भारत का नागरिक हो, इस तरह से जैसे इसमें आप राष्ट्रपति में क्वेश्चन करेंगे, सेम उसके कोरस्पोंडेंस आप राज्यपाल को निकालते, यानी कि आप जो लुसेंट के पेज को पलटेंगे तो एक तरफ आप राष्ट्रपति को रखिए और एक तरफ राज्यपाल को, क्योंकि ये दोनों पैरेलल काम करते हैं। उसी तरह केंद्र में जैसे प्रधानमंत्री हैं तो स्टेट में मुख्यमंत्री हैं, उनके वो पैरेलल काम करता है। फिर उसी तरह केंद्र में उपराष्ट्रपति काम करेगा, यानी कि राज्यसभा कार्य करेगा। उसी तरह से जहाँ भी भारत में विधान परिषद है उनके इक्विवेलेंट में, मतलब उसके पैरेलल में वो काम करेगा।
तो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोनों चैप्टर को आपको पैरेलल ही पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसी प्रकार अगर हम राष्ट्रपति की योग्यता का बात करेंगे कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो फिर राज्यपाल की योग्यता आपको पढ़ना चाहिए। फिर उसके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं, मतलब इनकी नियुक्ति किस निर्वाचक मंडल के तहत होती है। तो उसी प्रकार राज्यपाल, चूंकि इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, तो फिर इनके बारे में आपकी जिज्ञासा होगी कि ये निर्वाचक मंडल है, तो ये फिर इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पद त्याग, ये अपना पद त्याग, इसे आप देखिए कि राष्ट्रपति अपना पद त्याग किसको करते हैं, तो वो उससे रिलेटेड जो बात होगी राज्यपाल में पद त्याग से रिलेटेड, या फिर उनको पद त्याग 1 साल पूरा काम करना, तो ये अपना पद त्याग किसको करेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना है तो ये महाभियोग चलाया जाएगा। उसी प्रकार राज्यपाल पर क्या महाभियोग चलाया जाता है कि नहीं, ये इससे रिलेटेड आपको क्वेरी होना चाहिए और उसमें देखना चाहिए, दोनों को पैरेलली पढ़ना है। फिर अब जैसे ही आप वेतन भत्ता की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का वेतन भत्ता हम एग्जाम्पल बता रहे हैं अभी, जैसे 5 लाख है, तो फिर उसी तरह आप राज्य में राज्यपाल का वेतन देखिएगा तो 3.5 लाख रुपया है। तो 2 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, केंद्र का राष्ट्रपति भी सॉल्व, यहाँ पर राज्यपाल भी सॉल्व। फिर उससे आप आगे बढ़िएगा, उनका अधिकार और कर्तव्य, जब राष्ट्रपति का उनका अधिकार क्या है और उनका कर्तव्य क्या है, तो उनसे रिलेटेड क्या क्या है, उनकी राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा, तो फिर राज्यपाल किसकी नियुक्ति कर सकता है, ये डिटेल यहाँ पर होगा। राष्ट्रपति का विधायी शक्ति क्या है, तो फिर राज्यपाल का विधायी शक्ति क्या होगा। फिर संसद सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्यों का मनोनयन करता है, उसके ठीक कोरेस्पोंडेंस क्या होगा, राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनयन करता है। राष्ट्रपति के पास क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है, क्या राज्यपाल के पास वो शक्ति है कि नहीं। सैनिक शक्ति राष्ट्रपति के पास क्या है, उसी से रिलेटेड फिर क्या होगा, मतलब किसी भी स्टेट के राज्य के राज्यपाल का क्या है सैनिक शक्ति। फिर राजनीतिक शक्ति क्या है राष्ट्रपति के पास, तो फिर राज्यपाल के पास राजनीतिक शक्ति क्या है। अगर किसी की मृत्युदंड हो जाती है तो उस स्थिति में भारत का राष्ट्रपति क्षमादान की जो उनके पास शक्ति है, तो वो क्षमादान शक्ति इनके पास है, तो क्या राज्यपाल के पास वो शक्ति है कि नहीं। भारत में आपातकालीन जो लगाया जाता है वो 3 तरह के लगाए जाते हैं, जो सब लोग ऑलमोस्ट जानते होइएगा, अनुच्छेद 352, 356 और 360। तो ये उसी के कोरेस्पोंडेंस क्या राज्यपाल जो है इस तरह के क्या आपातकाल लगा सकती है कि नहीं। तो ये एक क्या खाका है, आप लूसेंट जब रखेंगे तो अभी हमारा वीडियो देखने के बाद ऐसा ही होगा कि जैसे ही आप जाके ये बुक इस तरह से खोल के अगर आप देखेंगे तो आपको तुरंत क्या होगा, ये दोनों चैप्टर आप तुरंत कंप्लीट कर लेंगे। तो मेन क्या होता है कि एक बिगिनर्स और एक जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होता है कि उनका पढ़ने का नज़रिया कुछ और है, और एक जो सक्सेस, क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस गेन करते हुए हैं, तो एक एक्सपीरियंस गेन वाले ही आदमी आपको इस तरह का विषय बता रहा है कि इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। फिर ये सेक्शन है, ये पॉलिटी का एक छोटा सा उदाहरण था, इससे रिलेटेड मैं अब आगे हर बार जो है हर चैप्टर वाइज उसका एक शॉर्ट वीडियो बताऊंगा कि अगर राष्ट्रपति से रिलेटेड अगर आपको कुछ चीज़ पढ़ना है तो मैं कैसे उसको पढ़ लेता हूँ। फिर उसके बाद अब चलते हैं हिस्ट्री वाले सेक्शन में। ये सेक्शन सबको जो है थोड़ा बोर महसूस होता है, क्यों, इसमें जो एंशिएंट हिस्ट्री है इसका वो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। उसके बाद अगर मेडाइवल में आते हैं तो वंश परंपरा भी लोग को याद नहीं रहते ठीक से। तो मेरा ये ऐसा मानना है कि थोड़ा इसमें क्या है, 2 चैप्टर जो भी एग्जामिनेशन अभी तक आप दिए होंगे और फिर देने वाले होंगे, जितना भी चैप्टर है लगभग 80% क्वेश्चन आपको इसी से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी जो आपको पढ़ना चाहिए अगर सबसे पहले तो इसका मैं होता तो मैं अभी एंशिएंट नहीं पढ़ता, कोई भी एग्जामिनेशन पढ़ने के लिए एंशिएंट पढ़ने आप शुरुआत करने का जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ लेना चाहिए, मुगल साम्राज्य, 1857 की क्रांति, मोस्ट क्वेश्चंस इससे आते हैं। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य कैसे वो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में। गवर्नर जनरल द बेस्ट 100% आपको 2-3 सवाल इसे गवर्नर जनरल से हर एक एग्जाम में मिल ही जाएंगे। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष हुआ, आपको जितने भी अगर हिस्ट्री के एग्जामिनेशन में अगर 10 सवाल होंगे तो कम से कम 6 सवाल कम से कम आपको भारत के स्वतंत्रता संघर्ष होंगे। वचन और नारे इनको पहले पढ़ना चाहिए। भारत की ऐतिहासिक लड़ाई क्या क्या है वो, सामाजिक सुधार भारत में जो हुआ उससे रिलेटेड पहले, और बाद में जब इतने कंप्लीट आप कर लेंगे तो आपको मेरे अनुसार मौर्य वंश और गुप्त वंश पढ़ना चाहिए। और इन सब को कंप्लीट करने के बाद जब आपको लगता है कि ठीक है और हमको हिस्ट्री पर थोड़ा पकड़ महसूस हुई और सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब जाके सिंधु घाटी सभ्यता, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ये सब चैप्टर को लास्ट में पढ़ना चाहिए। उससे क्या होगा, आपका हिस्ट्री से जुड़ाव हो जाएगा, पहले ही आप नहीं भागेंगे। तो ये डिपेंड होता है। लूसेंट बुक खरीद लेना बड़ी बात नहीं है, और उसको मतलब सिर्फ देखने से नहीं होगा, उसको पढ़ने का एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में आप पढ़ेंगे तो काम आएगा।
दूसरे में क्या होगा, फिर आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट को अगर हम लेते हैं कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना है। ज्योग्राफी में भी एक बहुत समस्या है, लोग सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी उठा लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आप जब भी देखिएगा लूसेंट का जो पोर्शन है वो आपको फिजिकल ज्योग्राफी से शुरू है। वो भी एक दिक्कत वाली बात है। ग्रह नक्षत्र ये सब लोग पढ़ते हैं कि कैसे ग्रह क्या कितना दूरी है, वो कितने दिन में घूर्णन करता है, ये फिर एक फैक्ट सवाल हो गया। इस सवाल को पढ़ने में फिर आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। इसलिए उससे भी पहले क्या है कि ज्योग्राफी आप जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले भारत का भूगोल से आपको शुरुआत करना चाहिए मेरे हिसाब से। उसमें भी क्या है, जो क्वेश्चंस अभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो आपको नदी, भारत की जो नदियां हैं उनका उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ गिरती है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये सवाल आप पढ़िएगा तो क्या हो, एक कहानी के रूप में आपका इसमें डिटेल ये बताएगा। तो फिर आपको नदी पढ़िए। मिट्टी है, भारत की मिट्टियाँ, कहाँ की मिट्टी ज़्यादा, जैसे आपको महाराष्ट्र की काली मिट्टी है, गुजरात तरफ है तो वो रेगुड़ मिट्टी उसको बोला जाता है। अधिकांश क्वेश्चन आप देखिएगा आपको हर एक एग्जाम में मिल ही जाएगा। तो मिट्टी से रिलेटेड बहुत लेटेराइट मिट्टी किसी बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी कौन है, इस सारा का जिक्र आपको मिट्टी वाले सेक्शन में मिल जाएगा। उसके बाद भारत में क्या क्या उद्योग है, भारत में जितने भी उद्योग हैं, चाहे वो भारी उद्योग हो, पेट्रोलियम हो, कोल माइंस हो, सारा कुछ क्या है भारत के उद्योग, इनसे क्वेश्चन रिलेटेड आप पढ़ना चाहिए। भारत में जो परिवहन है, यानी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं आप तो रेल से रिलेटेड आपको परिवहन सेक्शन में मिल जाएगा। मतलब कितना कितना किलोमीटर तक रेलवे बिछाया है, रेलवे का शुरुआत कब हुआ, ये सब क्वेश्चन इससे रिलेटेड। जनगणना, ज्योग्राफी एक अच्छा इसमें है क्या, ये हालांकि आपको दोनों सेक्टर में मिलेगा, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा और इसमें भी, लेकिन जनरली जो है भारत का जो भूगोल पढ़ेंगे तो भारत की जनगणना 2011 पहले इसमें आप कर लेना चाहिए। भारत की कृषि से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रबी फसल किसको बोलते हैं, खरीफ फसल किसे बोलते हैं, भारत की कृषि से कितनी आय है, भारत का कृषि पर निर्भरता कितना है, ये सब जो डाटा आपको इसी में मिलेगा। खनिज संसाधन में भारत में क्या क्या है, जैसे लेटेराइट हो गया, आपको अब्रक हो गया, ये सब इस तरह का जो भी खनिज है, पेट्रोलियम है, कोयला है, कहाँ कहाँ, ये सारा खनिज संसाधन आपको इसमें पढ़ना चाहिए। भारत की प्रमुख बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना, अभी भारत में बहुत सारे नदी घाटी परियोजनाएं है ना, तो वो नदी घाटी परियोजनाएं कहाँ कहाँ चल रही है और कौन कौन नदी घाटी बन रहा है। कभी कभार देखिएगा आप करंट जो पढ़िएगा लूसेंट प्रतियोगिता देते हैं वो आपको इसमें भी मिल जाएगा, उसमें अपडेट करते जाता है लूसेंट, ठीक है ना। तो भारत की बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना आपको इसमें पढ़ लेना चाहिए। भारत के जो बाघ अभ्यारण्य है, अभी का जो क्वेश्चन का ट्रेंड है, हमेशा बाघ अभ्यारण्य 1-2 पूछ ही देता है। भारत की जो जनजाति है इससे भी 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ज्योग्राफी सेक्शन में अगर पढ़ते हैं इसमें लूसेंट की बुक में, तो आपको इन चैप्टर्स को पहले पढ़ना चाहिए। ये क्या है, इंटरेस्टिंग है, ये मतलब कहानी के तौर पर आपको बताएगी, ठीक है ना। तो ये नदियाँ पढ़िए, मिट्टी मरिए, तो फिर आपको फिर इंटरेस्ट जगेगा, तो फिर आप सेकेंड पार्ट में इसका फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि हाँ ठीक है, मेरा ज्योग्राफी पर ही कमांड हो गया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मतलब अगर लूसेंट आपको पूरा करना है, फिर अभी इसमें विविध का मैंने बताया नहीं, लेकिन वैसे बता रहा हूँ मौखिक तौर पर कि विविध जब आप पढ़ेंगे तो विविध में क्या होगा, भारत में क्या है, संयुक्त भारत में, तो भारत को छोड़िए, विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका स्थापना कब हुआ, उसकी कौन कौन से विंग है वो इम्पोर्टेंट हैं। फिर आपको खेल खिलाड़ी कितने, कौन सा खेल से रिलेटेड कौन व्यक्ति है, कितने खिलाड़ी, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इस तरह के सवाल जो है लूसेंट में पीछे वाले पोर्शन में, वो आप बीच बीच में क्या होगा, जब एक चैप्टर आप एक सब्जेक्ट अगर ज्योग्राफी पढ़ लिए तो आप माइंड को रिफ्रेश करने के लिए फिर विविध वाले सेक्शन में जाइए, उसका एक पेज पढ़ लीजिए। वो उसको मतलब ये आप टेंशन में लेके नहीं करना है कि हमको एक ही दिन में सब कुछ पढ़ना है, ऐसा नहीं है। जब आप तुलनात्मक पॉलिटी पढ़ लिए तो हो सकता है कि आप थोड़ा संबंध जो है ज़्यादा सोचने पड़ती होगा, तो फिर आप थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट में चल जाइए, भारत की स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ लीजिए। तो ये मतलब ये क्या है, आपको लूसेंट पढ़ने का ये बहुत बेस्ट, मतलब हम मुझे ऐसा लगता है कि लूसेंट पढ़ने का सबसे बेस्ट आइडिया है। अगर आप इस पर वर्क करते हैं तो हमको लगता है कि आपको लूसेंट पढ़ने में थोड़ी भी कठिनाई नहीं होगी, और मैं आपका हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। नेक्स्ट वीडियो जब मैं अब इससे रिलेटेड जब भी बताऊँगा, तो अब हर जैसे पॉलिटी का चैप्टर उठाऊंगा तो एक चैप्टर वाइज उसकी वीडियो बनाऊंगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, हिस्ट्री, और ये दिन प्रतिदिन ये क्लास आपका जो है रेगुलर होते चला जाएगा। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ये सब वीडियो के साथ साथ संडे को जो मैं खासकर 2 वीडियो डालूंगा। एक वीडियो जैसे डालूंगा कि किस कंपटीशन की तैयारी कैसे की जाए, वो तो है ही, अब ये पढ़ाई वाला सेक्शन डेली चलेगा, और एक हर सैटरडे या फिर संडे, मानिए संडे को 2 वीडियो डालूंगा। एक पढ़ाई से रिलेटेड तो रहेगा ही रहेगा, और एक होगा आपको कौन से कंपटीशन की तैयारी मतलब कैसे की जाए, इससे रिलेटेड मैं गाइडलाइन दूंगा। और अगर आप लोग बिगिनर्स हैं जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो मैं ये भी बताऊंगा कि आप तैयारी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में कैसे जैसे या फिर कर सकते हैं, जैसे टाइपिंग हो गया, शॉर्ट हैंड हो गया, आपको इस तरह के जो भी साइड से आपको कुछ करने हैं
तो उससे आपको जो है सफलता कैसे जल्दी मिल जाएगी। यानी अगर आप फिजिकल फिट हैं, दौड़ने उड़ने में अच्छा है, तो कम पढ़ के भी आप कैसे पास करते हैं। जैसे CPO-SI हो गया, SSC GD हो गया, ये सब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग उस एग्जाम में बैठते थे तो देखते थे टॉपर्स का इतना नंबर मुझे रहता था। स्टेनोग्राफी टेस्ट एक बार ऐसा हुआ कि हम स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन चला था, मेरा छोटे भाई का एक दोस्त था, भैया बोला भैया आप भी भर दीजिए इस फॉर्म को। तो बोले क्या क्या करना है, तो मुझे तो शॉर्टहैंड आता नहीं है। तो जब मैं उस एग्जाम में बैठा तो देखा क्या उसमें 80 to 90% सवाल हम उसका क्यों, तो उसमें भीड़ कम है। तो आप अगर इस तरह से साइड में अगर स्टेनोग्राफी का तैयारी कर लेते हैं, आप चाहते हैं कि बहुत सारे भीड़ में नहीं जाना, तो आप कुछ साइड में अगर टाइपिंग टेस्ट अगर टाइपिंग की आप तैयारी कर लेते हैं, शॉर्टहैंड कर लेते हैं, तो ये फिर आपको कंपटीशन जल्दी मिल जाएगा। अगर आप फिजिकली फिट हैं, दौड़ धूप करने में आपको अच्छा लगता है, तो आप CPO-SI की ओर जा सकते हैं, SSC GD की ओर जा सकते हैं। रेलवे में जो एक RPF सब इंस्पेक्टर, उसका दौड़ इतना टफ है, 5 मिनट 35 सेकंड में आपको जो है कितना 1 मील दौड़ पूरा करना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जानकारी में दूर दूर में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो 5 साढ़े 5 मिनट में जो है 5 मिनट 35 सेकंड में है वो RPF का SI का दौड़ कंप्लीट कर सके। तो ये आपको क्या होता है ना, भीड़ से अलग करता है। तो ये सब इस तरह की बातें जो है हम लोग संडे को करेंगे। और आज की वीडियो तो आप देख ही रहे, लगभग ऑलमोस्ट मैं आइडिया सब बता ही दिया हूँ। इसी तरह हम लोग मेन लुसेंट को कवर करते हैं और आगे करेंगे। और इस तरह का अगर कोई आपको क्वेश्चन होगा तो आप लोग जो है हमसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसमें मैं हमेशा आपको गाइड करूँगा। थैंक यू।